इन सभी लोगों के विद्यार्थियों को जिन्होंने हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में टॉप किया है, ऐसे लगभग 166 विद्यार्थी हैं जिनको आज 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और टैबलेट वितरण करने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही जनपदों में भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में जिन लोगों ने टॉप किया है हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में, उन लोगों को 10-10 लोगों को उनके जनपदों में सम्मानित किया जा रहा है। ये 1508 कुल छात्र छात्राएं हैं, जिसमें से 698 छात्र हैं तथा 810 छात्राएं हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को भी एक टैबलेट और 21,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारे खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टिसिपेट करते हैं, योगी फर्स्ट कार्यकाल में भी ऐसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में बुलाकर सम्मानित किया। और अब स्कूलों में विशेष रूप से जो लोग नेशनल स्कूल गेम्स एकल वर्ग में किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता में जिन लोगों को शामिल किया गया, जिन लोगों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनको स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के साथ साथ 75,000, 50,000 और 30,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। साथ ही साथ नेशनल स्कूल टीम गेम्स में जिन लोगों ने स्वर्ण पदक 35,000, रजत पदक 25,000 तथा कांस्य पदक के लिए 15,000, मैं ऐसे सभी छात्र छात्राओं को बहुत हृदय से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि निश्चित रूप से उन लोगों के लिए ये जीवन में बहुत अच्छा अनुभव है कि जब इस स्तर पर उन लोगों ने जो कुछ भी अचीव किया है, आज उसी का ये सम्मान हो रहा है। बहनों और भाइयों, आप लोगों से एक विशेष अनुभव अपना शेयर करना चाहता हूं। बुरा विचार जीवन में किसी क्षण भी आए तो उसको त्याग देना चाहिए। इसके पहले कि कोई बीज पौधा बने, उसको अपने जीवन में उसी वक्त कुचल देना चाहिए जिस वक्त आपके मन में आता है। एक हाई स्कूल इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गांव से शहर आया हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, और उसने एक कमरा किराए पर लेकर बीएससी का एडमिशन लेकर बीएससी में और अपनी शिक्षा प्रारंभ की। जहां पर उसने मकान लिया था, उस पहली मंजिल पे एक कमरे के सामने एक बूढ़ी औरत रहती थी जो लोगों से उनका कीमती सामान गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा देती थी। एक दिन वो जो नौजवान हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आया था, वो अपने छज्जे पर खड़ा खड़ा देखता रहा और रोज ये देखता था कि वो बूढ़ी औरत बहुत कीमती सामान रख के लोगों को मोटे ब्याज पर पैसा देती थी। एक दिन उसके मन में ये आया कि इस औरत को कोई मार क्यों नहीं देता, इसकी क्या जरूरत है इस दुनिया में। ये विचार उसके मन में पलता रहा। रोज वो शाम को देखता रहा, जिस वक्त वो खड़ा होता था वही देखता था कि औरत ये काम कर रही है। और एक दिन उसको भी पैसे की जरूरत पड़ी तो वो भी अपना कीमती सामान लेके उस औरत के पास गया और उसने कहा कि इसको हमें इतने पैसे दे दो, हमको फीस जमा करना है। काफी वाद विवाद हुआ और उस औरत ने उतने पैसे देने से उसे मना कर दिया, क्योंकि वो जंगले में से एक औरत कीमती सामान देखती थी, जांचती थी, उसके आधार पर उसे पैसे देती थी। उसने कस के उसका गला पकड़ लिया और जब तक उसका गला नहीं छोड़ा, जब तक वो मर नहीं गई। बिल्कुल सच्चा किस्सा है। नतीजा क्या हुआ कि जो व्यक्ति आया था गांव से शहर कैरियर बनाने के लिए, और उसके एक मन में बुरा विचार पलता रहा कि इस औरत को कोई मार क्यों नहीं देता, मार क्यों नहीं देता, इसकी जरूरत क्या है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो व्यक्ति कैरियर बनाने आया था वो इस विचार को पलते देखकर चला गया जेल। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमारी जिंदगी में, हमारे माहौल में बहुत से अच्छे बुरे विचार, क्योंकि हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं, इसी भौतिक समाज में आते हैं रोजमर्रा। तो इसलिए मैं आपके सामने इसलिए शेयर कर रहा हूं कि उसको अगर हम उसी वक्त कुचल दें बुरे विचार को, ताकि वो बीज किसी न किसी रूप में बढ़ के पौधा ले। मैं आज विशेष रूप से आप लोगों से इसको शेयर करना चाहता था और आप लोगों को बधाई भी देता हूं
कि आप लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास हुए, लेकिन बशीर बद्र ने कहा है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अगर ये मेंटेन कर सकें, अगर आप इसको मेंटेन कर सकें कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट अगर आप फर्स्ट क्लास पास हुए हैं तो आगे भी अपने करियर में फर्स्ट क्लास और टॉप क्लास ही रहेगा, और पूरे समर्पण भाव से, पूरे मनोयोग से जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति आप समर्पित रहें, तो निश्चित रूप से आपको भी अपने जीवन में तरक्की जरूर मिलेगी। ये सरकार ऐसी है कि जिसने हर स्तर पर किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें, जितनी भी परीक्षाएं हुई इस सरकार के नेतृत्व में, उन सब परीक्षाओं में केवल मेरिट को ही, जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, कोई जिसका सहयोग नहीं था, केवल उसकी पढ़ाई, उसका रिजल्ट, उसकी योग्यता ही उसका साधक बना। और आज यहाँ से लाखों लोगों को, ऐसे लोगों को यहाँ से उनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जा चुका है इस सरकार के माध्यम से, योगी सरकार के माध्यम से। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि आज उत्तर प्रदेश, जो कभी को बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जहाँ की बहुत बड़ा संदेश है कि आज उत्तर प्रदेश, जो कभी को बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जहाँ की यूनिवर्सिटीज और प्रमाण पत्र लोग देखकर लौटा देते थे, और आज सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश इस बात के लिए जाना जाता है कि जहां हर तरह से इंप्रूवमेंट हुआ, हर तरफ से सुधार हुआ। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस सुधार के प्रति आप एक बार जरूर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। और आपने जो जीवन में सब कुछ अपने मेरिट पर पाया है, एक शायर ने कहा था कि चाहे जितना भी बिगड़ जाए जमाने का चलन, चाहे जितना भी बिगड़ जाए जमाने का चलन, झूठ से हारते देखा नहीं सच्चाई को, झूठ से हारते देखा नहीं सच्चाई। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 122 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा होना है, जिससे विशेष रूप से जिससे संस्कृति शिक्षा की महत्ता को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 122 करोड़ की इन विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास का शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद तथा माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय लखनऊ के नवीन भवन का निर्माण, श्री काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया चंदौली और श्री काशीराज राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही के भवन का निर्माण और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जगत नारायण रोड लखनऊ और मलिहाबाद के कॉलेजों का निर्माण इसमें शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्यालयी खेलों में राष्ट्रीय विद्यालयी खेलों में उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, और ये विद्यालयी खेल किस तरह से व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, इसी पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार खेलों से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2022 में जारी लोक कल्याण संकल्प पत्र में मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत खेल सुविधाओं का विकास, मुफ्त स्पोर्ट्स किट एवं उपकरण, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम एवं खेल का मैदान, खेल अकादमियों की स्थापना के साथ साथ प्रत्येक खिलाड़ी को प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 68वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 363 छात्र छात्राओं द्वारा कुल 179 मेडल प्राप्त किए गए, जिसमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक शामिल हैं। मैं संकेत निर्वाल। मैं बहुत खुश हूँ कि वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीतने पर नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। अब मैं इससे अपनी बहुत सी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूँ और भविष्य में अपने प्रदेश के लिए और भी मेडल जीतने का प्रयास करूँगा। जय हिंद। पहली बार विद्यालय खेल पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है। इससे प्रदेश के बहुत सारे खिलाड़ी प्रेरित हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग व माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया स्कूली खेलों में प्रतिभाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए अनवरत प्रयासरत है। प्रतिभा, परिश्रम और प्रेरणा से ओत-प्रोत खेल की भावना को लेकर विकसित भारत में योगदान के लिए सदैव तत्पर इस संस्था द्वारा देश के विभिन्न भागों में
अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के क्रम में प्रदेश के 6 नगरों अयोध्या में खो-खो, वाराणसी एवं बरेली में वॉलीबॉल, लखनऊ में एथलेटिक्स, गोरखपुर एवं मेरठ में कुश्ती का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन सब के अतिरिक्त प्रदेश में नई खेल संस्कृति विकसित करते हुए जनपद, मंडल एवं राज्य स्तर पर विविध खेल स्पर्धाएं आयोजित हो रही हैं। इनमें तैराकी, कबड्डी, बॉक्सिंग, शतरंज, फुटबॉल, खो-खो, हॉकी, तीरंदाजी, रस्साकसी के भव्य एवं व्यवस्थित आयोजन शामिल हैं। स्वीडन की सुपर कोच खेल अकादमी के सहयोग से फुटबॉल में खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने के शिविर आयोजित किए गए। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में खाली पड़ी भूमि पर मिनी स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। ग्रीष्म अवकाश में समर कैंप के माध्यम से भी खेलों की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेल सुविधाओं के समुचित विकास के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है। गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने वाली शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अनेक नवाचारों को अपनाकर इसे सिद्ध किया जा रहा है और उसी में से एक है ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसी पर ड्रीम प्रोग्राम पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां अपार प्रतिभा और आकांक्षाएं बसी हैं। युवा और ऊर्जावान जनसंख्या के साथ हमारा देश एक ऐसे बदलाव के कगार पर खड़ा है जहां कौशल विकास और अवसरों के बीच की दूरी को सुलझाया जा सकता है। दुनिया भर में अमेरिका, जर्मनी, जापान और कोरिया जैसे देशों ने स्कूल स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिससे उनके छात्र प्रारंभ से ही नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे न केवल रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि नवाचार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिला है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक साहसिक कदम उठा रहा है। अपने एक जिला, एक उत्पाद ODOP पहल के माध्यम से यह पहल पारंपरिक शिल्प को संजोने, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन करने के लिए बनाई गई है। इस मजबूत नींव पर आधारित ड्रीम लैब्स कौशल परिवर्तन की अगली कड़ी है। एक अनोखी पहल ODOP की उपलब्धियों ने यूपी में MSME क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ड्रीम लैब्स द्वारा प्रदान किए जाने वाले अत्याधुनिक प्रशिक्षण जैसे रोबोटिक्स, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन, डिजाइन थिंकिंग और अन्य तकनीकी कौशल स्थानीय MSME उद्यमियों, कारीगरों और छोटे व्यवसायों को आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस करेगा। इससे उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, नवाचार की गति और वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त सुनिश्चित होगी। स्थानीय कारीगरी के साथ उभरते तकनीकी कौशल का संयोजन यूपी की MSME इकाइयों के निर्यात और रोजगार सृजन को और भी मजबूत करेगा, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी। ड्रीम का अर्थ है डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हब एंड स्पोक मॉडल पर निर्मित यह छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण, उद्योग प्रासंगिक विशेषज्ञता और हर स्तर पर अवसर पैदा करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। स्थानीय सेगमेंट्स जहां खेती, हाथ से बनाई हुई वस्तु, नवीन ऊर्जा, ड्रोन और 3D प्रिंटिंग जैसे प्रत्यक्ष और सामुदायिक कौशल सिखाए जाते हैं। इन क्षेत्रों से स्थानीय समुदायों को मजबूती मिलती है और जागरूक उद्योगों को नए समय के अनुरूप आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट्स जो स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्रांतिकारी तकनीकों के लिए तैयार करेगा। वही तकनीकें जो भविष्य की अर्थव्यवस्था का रूप तय करेंगी। ड्रीम लैब्स 15 विशेष कौशल डोमेन को कवर करती है। ड्रीम लैब्स सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक मिशन है जो शिक्षा को रूपांतरित करने और अगले पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास और ODOP के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए यह सुनिश्चित
सुनिश्चित करता है कि राज्य की निवेशित नीतियाँ उभरते हुए उद्योगों के लिए एक कुशल और भविष्य के अनुकूल कार्यबल से मेल खाती है। कक्षा से लेकर उद्योगों तक, स्थानीय प्रभाव से लेकर वैश्विक अवसरों तक ड्रीम लैब्स भारत में काम करने के भविष्य को आकार दे रहा है। आइए मिलकर अवसर उत्पन्न करें। आइए मिलकर एक मजबूत और अधिक कुशल राष्ट्र बनाएं। अभी आपको इस फिल्म के माध्यम से ड्रीम प्रोग्राम के बारे में विस्तार से जानकारी मिली और इसी ड्रीम प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रीम लैब की स्थापना के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और टाटा नेल्को और जापानीज कंपनी यास्कावा के बीच MOU साइन हुआ है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टाटा नेल्को श्री PJ नाथ जी और डिप्टी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यास्कावा श्री राजेश राघवन जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी के साथ ये MOUs एक दूसरे को दें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद और मंगल कामनाएं लें। आभार टाटा नेल्को और यास्कावा का, समग्र शिक्षा और आप मिलकर इस ड्रीम प्रोग्राम में ड्रीम लैब की स्थापना करेंगे। जोरदार तालियां। एक नए युग की शुरुआत हो रही है इस MOU से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब समय है विभिन्न बोर्डों में सर्वोच्च स्थान पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान करने का। आज यहाँ पर 166 विद्यार्थी मौजूद हैं और पूरे जनपद में 1508 मेधावी विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के बाद जनप्रतिनिधि सम्मानित करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आशीर्वाद के साथ इन्हें सम्मान दें। इस क्रम में यूपी बोर्ड के श्री यश प्रताप सिंह हाई स्कूल में 97.83% इनको नंबर मिले। 1 लाख रुपए की धनराशि का चेक, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल। यश प्रताप सिंह यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा 97.83% मार्क्स। यश प्रताप सिंह के उज्जवल भविष्य के लिए जोरदार तालियां। अनमोल पल यश के लिए टैबलेट, चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल। और इसके बाद आएंगी महक जायसवाल यूपी बोर्ड में इंटर की परीक्षा में 97.20 मार्क्स। जोरदार तालियां। ये देश का भविष्य है। 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, टैबलेट और पदक और हम सबका ढेर सारा आशीर्वाद जो आप अपनी तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। जोरदार तालियां आपकी शुभकामनाओं की। विद्यांशु शर्मा संस्कृत शिक्षा परिषद के 10वीं की परीक्षा 93.42%। जोरदार तालियां। संस्कृत वास्तव में भारतीय संस्कृति का आधार है जो अपने आप में समेटे है भारतीय जीवन शैली, योग, ज्ञान और दर्शन को। और इसीलिए आज जरूरी है कि हम इसका प्रसार प्रचार करें और अपनाएं। संस्कृत शिक्षा परिषद की भूमिका 12वीं की परीक्षा में 85.21 मार्क्स आपको मिले। जोरदार तालियां। और इसके बाद स्पर्श सक्सेना ICSE बोर्ड के 99.80 इनको मिला। टैबलेट, 1 लाख, प्रशस्ति पत्र और पदक। और आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पर्श सक्सेना
आईसीएसई बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा 99.80 मार्क्स। जोरदार तालियां, इतनी मेहनत की और आपकी इतनी थोड़ी तालियां। और इसके बाद आईसीएसई बोर्ड के ही 12वीं कक्षा के लिए अंबर आएंगे 99.75%। जोरदार तालियां, अभिभावकों के खिले चेहरे। अभिभावक यहाँ बैठे, जरा जोरदार तालियां, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। और उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के मेधावी विद्यार्थी आएंगे। सबसे पहले 10वीं कक्षा के लिए आरव मल्होत्रा, आरव मल्होत्रा सीबीएसई बोर्ड 99.60%। जोरदार तालियां, सभी अभिभावकों की तालियां हर बच्चे के लिए हों और सभी साथियों की भी। 10वीं कक्षा। और इसके बाद सीबीएसई बोर्ड में ही 12वीं कक्षा के लिए करण पिलानिया जी आएंगे 99.80% मार्क्स। जोरदार तालियां। जिसको कहते हैं ना छप्पर फाड़ के मार्क्स लाया, तो उतनी तालियां भी तो हो जानी चाहिए आपकी। और इसके बाद 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के लिए प्रदेश में स्वर्ण पदक विजेताओं को मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस क्रम में एकल वर्ग में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूं निष्ठा गुप्ता को। तीरंदाजी के लिए 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। एकल श्रेणी। इसके बाद एथलेटिक्स में मोहम्मद समीर खान 2 गोल्ड मेडल आपने प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां। प्रतिभाओं का खजाना है उत्तर प्रदेश। एकल श्रेणी में ही प्रीति पटेल मार्शल आर्ट्स के लिए इनको दिया जा रहा है, कुराश के लिए। जोरदार तालियां। 1 गोल्ड पदक जीता है इन्होंने, स्वर्ण पदक। और उसके बाद अदिति भारोत्तोलन में 1 स्वर्ण पदक। जोरदार तालियां। ये सभी एकल श्रेणी के खिलाड़ी। 75,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। इसके बाद टीम श्रेणी के लोग आएंगे। इसमें अभिषेक यादव वॉलीबॉल टीम के अंडर 14 में टीम कैप्टन, सेंटर ब्लॉकर हैं। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के लिए भाई, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री गोलू कुमार यादव खो खो में टीम कैप्टन हैं। और अंडर 19 वॉलीबॉल में टीम कैप्टन श्री आरव लाठियान जी। खिलाड़ियों के लिए तालियां बज रही, तो जरा जोर से बजें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वाद के लिए। जीवन में सफलता के लिए संसाधन और सुविधाओं के साथ साथ जरूरी है सही समय पर सही दिशा में किया गया कठोर परिश्रम। और इसके लिए चाहिए प्रेरणा, आत्मविश्वास और मनोबल, जो हम सबको हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ओजस्वी व्यक्तित्व और बहुमूल्य मार्गदर्शन से सदैव मिलता है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ मेधावी छात्रों के सम्मान से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में
मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक श्री अम्बरीश कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, उमेश द्विवेदी जी, अविनाश कुमार सिंह जी, रामचंद्र प्रधान जी, मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गुरु जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं वित्त श्री दीपक कुमार जी, महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्रीमती कंचन वर्मा जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में संभल में वर्चुअली जुड़े प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, विभिन्न जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में हमारे प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, केंद्र सरकार के मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, अन्य उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत परिषद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के मेरिटोरियस छात्रों को सम्मान करने, 68वीं नेशनल गेम्स जो छात्रों की उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई थी, उस नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को लखनऊ में और शेष रजत और कांस्य पदक प्राप्त करने वालों को संबंधित जनपदों में प्रदेश के टॉप 10 छात्रों का, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त हुआ है, उनका सम्मान यहां पर आयोजित हो रहा है। और जनपद स्तर पर जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उन्हें जनपद स्तर पर आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस पूरे आयोजनों में चाहे वह माध्यमिक शिक्षा की, सीबीएसई की, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में जिन छात्र छात्राओं ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया और आज उन्हें प्रदेश भर में सम्मान किया जा रहा है, लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में और जनपद स्तर पर भी आयोजित कार्यक्रमों में मैं उन सबके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, छात्रों का हृदय से बधाई देता हूं और माध्यमिक शिक्षा परिषद और सभी बोर्डों के जुड़े हुए अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में मदद की और जिसका परिणाम है कि मेरिट के आधार पर छात्रों ने अपने आप को साबित किया है, जिनमें से 8 छात्रों को अभी यहाँ मंच पर हम लोगों ने सम्मान किया है। नेशनल गेम में भी हमारे छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर जो प्रदर्शन किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और ये परिणाम बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंकेंगे। खासतौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अंदर 27,32,000 छात्र इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें बालिकाएं 12,82,521 थी और बालक
49,644 थे और इंटरमीडिएट में 27,05,009 ये बालक और बालिकाएं अपीयर हुई थी, जिनमें बालिकाओं की संख्या 12,46,306 और बालकों का 14,58,000 है। यानी अपीयर होने में तो बालक ज्यादा है, लेकिन मेरिट जब आई तो मेरिट में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बालिकाओं का प्रतिशत था 93.87% और बालकों का था 86.66%। यानी बालिकाओं ने इसमें हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने मेरिट में भी वे संख्या में ज्यादा है, रिजल्ट भी उन्हीं की बालिकाओं का ज्यादा अच्छा आया है। और ऐसे ही इंटरमीडिएट में बालिकाओं का प्रतिशत जो रहा है पास होने का वह 86.37% था और बालकों का ये केवल 76.60% था। तो ये चीजें दिखाती हैं कि बालिकाएं ज्यादा मेहनत करती हैं, बालक मेहनत करने में थोड़ा पीछे है। तो मैं इन सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं, स्पेशल रूप से जिन्होंने बहुत अच्छा यहां पर स्थान प्राप्त किया है। इसमें अगर हम मेरिट की जब बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे प्रदेश की टॉप 10 रैंक जो प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो इसमें हाई स्कूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें हाई स्कूल में जो बॉयज केवल 24 और बालिकाएं 43 मेरिट सूची में आई हैं। प्रदेश की मेरिट सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया, यानी बालकों से लगभग दोगुना। और इंटरमीडिएट में भी दौर भी खराब रहा है, बॉयज केवल 6 ही मेरिट सूची में आए हैं प्रदेश की और बालिकाएं आई हैं 24। तो मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन बेटियों को खासतौर पर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे, इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक हैं। नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरिट सूची में जिन छात्र छात्राओं ने स्थान अभी प्राप्त किया है, हमारे वित्त मंत्री जी अभी उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर रहे थे, और माध्यमिक शिक्षा की हमारी मंत्री गुलाब देवी जी एक एक्सीडेंट की शिकार हो गई थी, जिसके कारण वह संबल से बाहर निकल नहीं पा रही है, तो इसलिए वे वर्चुअली जुड़ी थी, उनका आशीर्वाद आपको वर्चुअली प्राप्त हुआ। लेकिन जिन छात्रों ने यहाँ पे मेरिट प्रदेश की मेरिट में स्थान प्राप्त किया है उन्हें 1 लाख रुपए नगद, एक टैबलेट, एक प्रशस्ति पत्र मेडल उन्हें यहाँ पे अभी प्रदान किया गया है। 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए की कीमत समझिए। खन्ना जी से सब कुछ करा सकते हैं लेकिन पैसा उनसे निकालना बहुत कठिन है।
और इसलिए उन्होंने सब बारे में चर्चा की, पैसे के बारे में चर्चा नहीं की। उनकी पैसे से संबंधित कविता को कभी आप सुनेंगे तो आपको पैसे के महत्व की जानकारी होगी। और जनपद स्तर पर जिन बच्चों को आज हमारे जनप्रतिनिधिगण सम्मानित कर रहे हैं, ये जिले की मेरिट में जो बच्चे आए हैं, उन बच्चों को 21,000 रुपये धनराशि, एक टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल उन्हें जनपद स्तर पर प्रदान किए जा रहे हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर जिन खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त किया था, उन खिलाड़ियों को भी सम्मान देने का एक कार्यक्रम आज यहां पे किया गया है, जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 75,000 रुपये, रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50,000 रुपये और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 30,000 रुपये हम प्रदेश सरकार की तरफ से अलग से उन्हें प्रदान कर रहे हैं। ये प्रोत्साहन है राज्य सरकार के द्वारा, और इसके लिए खन्ना जी को धन्यवाद दीजिए कि उनके जेब से पैसा किसी प्रकार से हम लोग निकाल पाए। टीम गेम्स में, जो टीम गेम्स थी, उसमें जिन छात्रों ने स्थान प्राप्त किया था उन्हें स्वर्ण पदक पर 35,000 रुपये, रजत पदक पर 25,000 रुपये और कांस्य पदक पर 15,000 रुपये की ये राशि प्रोत्साहन स्वरूप उन्हें प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। इसमें भी हमारे छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 51 जो छात्र हैं, इसमें जीतने वाले कुल हमारे 87 खिलाड़ी हैं, जो एकल गेम में और टीम गेम्स में जिन्होंने सामूहिक रूप से भाग लिया, और 51 स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश को इन्होंने उपलब्ध करवाया है। मैं इन सभी अपने होनहार माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पदक प्राप्त करने पर, प्रतिभाग करने और फिर उसमें पदक प्राप्त करने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय के नए भवन की आधारशिला भी रखी गई है। आप सोचिए, 2001 में माध्यमिक शिक्षा संस्कृत परिषद का गठन हुआ था। पिछले 24 वर्षों में इसके पास अपना भवन नहीं था। आज एक नए भव्य भवन की आधारशिला रखी जा रही है और इस पर 42,42,20,000 रुपये खर्च होंगे। एक भव्य भवन बनाया जा रहा है जिसमें संस्कृत शिक्षा परिषद और माध्यमिक संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन होगा। इसमें उनकी भव्य लाइब्रेरी भी होगी। संस्कृत के यहाँ पर संस्कृत से जुड़ी हुई रोचक जानकारियां मिलेंगी, लाइब्रेरी भी होगी और भी अन्य तमाम प्रकार से प्रशिक्षण की सुविधा वहां पर हम लोग संभाषण आदि के कार्यक्रम को भी करेंगे। लखनऊ में जगत नारायण रोड पर जो राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज है, काफी पुराना कॉलेज है, भवन जर्जर है। तो प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हम लोगों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को, उसी क्रम में आज हम इस भवन के लिए भी, इस नया भवन यहाँ पे बनना है, भवन के लिए भी 48,92,80,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उसका भी शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मैं इस विद्यालय को भी हृदय से बधाई देता हूँ। एक भव्य भवन बनेगा। ऐसे ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मलिहाबाद, इसके लिए भी, इसके नवीन भवन के लिए 10,36,00,000 रुपए इन्हें यहाँ पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो संस्कृत के दो विद्यालय जिनके बहुत पुराने जर्जर भवन थे, एक चंदौली में और एक भदोही में, श्री काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया, ये इसमें
100 बेडेड छात्रावास के साथ, क्योंकि संस्कृत में अगर छात्रावास की व्यवस्था नहीं है तो उन बच्चों के लिए कठिनाई हो जाती है। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वे किराए पे रह सके, तो छात्रावास ही नहीं बल्कि उनके लिए लॉजिंग और फूडिंग दोनों व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे अच्छा अध्ययन कर सके। और वहाँ पे शिक्षक देने के साथ साथ तो एक काशीराज राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चकिया चंदौली के लिए छात्रावास समेत नवीन भवन के निर्माण के लिए हम लोग आज यहाँ पे 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ 31 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत करके उसका शिलान्यास कर रहे हैं। और काशीराज राजकीय संस्कृत महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोई के लिए इसके लिए भी 9 करोड़ 65 लाख 60,000 रुपए, इसमें भी 100 बेडेड का एक छात्रावास और नवीन भवन का निर्माण यहाँ पे होना है। संस्कृत के उन्नयन और उत्थान के लिए सरकार के द्वारा अपनी ऋषि संस्कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक प्रयास है। हम लोगों ने पिछली बार व्यवस्था की थी कि संस्कृत के अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए पूर्वा से लेके यानी 6ठी क्लास से लेकर के और आचार्य तक और पीएचडी तक की शिक्षा जो भी अर्जित कर रहे हैं, इसमें शोध कर रहे हैं, उनके लिए प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए हमने स्कॉलरशिप अनिवार्य की थी कि उनको हम अनिवार्य रूप से उनको छात्रवृत्ति देंगे, जिससे संस्कृत के प्रति जागरूकता उनमें आ सके। संस्कृत की मान्यता उन्हीं संस्थानों को हम दे रहे हैं जो बच्चों के रहने की व्यवस्था दे सके और उनके खाने की व्यवस्था भी कर सके, क्योंकि संस्कृत को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यह हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है और यह भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। और इस दिशा से सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, प्रोजेक्ट अलंकार में दूसरा अभियान है हमारा, जो निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित सरकार के सहायता प्राप्त संस्थाओं का है। इसमें 75% पैसा सरकार दे रही है जो जर्जर भवन हो चुके हैं, और 25% धनराशि यह निजी प्रबंधन को जुटानी है। वो अपने स्रोत से दें, सांसद विधायक निधि से दें या किसी अन्य निधि से दें, जन सहयोग से वो 25% धनराशि वे इकट्ठा करेंगे और उसके लिए भी नवीन भवन के लिए हम लोग धनराशि यहां से उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। और इसमें भी काफी बड़ी संख्या में विद्यालयों का पुनरुद्धार हुआ है। और तीसरा है संस्कृत के जर्जर भवनों के लिए। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे भवन थे संस्कृत विद्यालयों के जहां पर भवन जर्जर पड़ चुके थे, खंडर हो चुके थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने व्यवस्था की है। निजी प्रबंधन 5% पैसा दे, 95% पैसा सरकार देगी और वहां पे भी नवीन भवनों का निर्माण होना चाहिए, पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी बननी चाहिए, अच्छी वहां स्मार्ट क्लासेस वहां पे भी बनने चाहिए, जिससे संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को हम डिजिटल युग में उन्हें भी डिजिटल क्रांति का ज्ञान करा सकें। ये एक नया इनिशिएटिव है सरकार के स्तर पर, जिसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज अभी आपने देखा होगा एक MOU यहाँ पे किया गया है, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के बीच में, और साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने टाटा कंसल्टेंसी के साथ और जो यहाँ पे टाटा नेल्को तथा यास्कावा, ये जापान की कंपनी है, इनके अधिकारियों के साथ एक MOU यहां पे हुआ है। इस MOU के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए जो विद्यालय हैं, पहले चरण में हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस को ले रहे हैं, यहां पे आधुनिक यानी शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि हम परंपरागत शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को साथ साथ सीखें कि स्केल के साथ साथ स्किल हमें देखने को मिले। और इसमें खासतौर पर ड्रीम योजना के अंतर्गत डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब की स्थापना का कार्य इसमें होगा।
लगभग 162 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से कार्यक्रम चलेगा, जिसमें समग्र शिक्षा द्वारा इसको 77 करोड़ रुपए की धनराशि वहन की जाएगी और इसमें ज्यादातर शेयर ये उद्योग समूह के द्वारा 162 करोड़ 72 लाख रुपए इस पे लगाए जाएंगे। यानी ये ज्यादा पैसा वे लोग लगाएंगे, उसका एक छोटा सा शेयर सरकार उपलब्ध करवाएगी और बच्चों को हम आधुनिक तकनीक के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट में योगदान दे पाएंगे। ये मॉडल हब एंड स्पोक मॉडल पर होगा। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब एक संस्थान में एक कार्यक्रम, ये लैब स्थापित होगी, उससे 3 संस्थान जुड़ जाएंगे जो वहां से ऑनलाइन इस ट्रेनिंग को लेंगे या उनको वहां फिजिकली भी उपलब्ध कुछ इस सुविधा हम उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मैं इसके लिए आपका टाटा, नेल्को और यास्कावा के जो हमारे यहाँ पे अधिकारी गण आए हैं, इनको और माध्यमिक शिक्षा परिषद को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। यहाँ का नौजवान भी अपनी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही उस स्तर का ज्ञान प्राप्त करेगा जो उसको बाद में तकनीकी शिक्षा के स्थलों में जानकारी भी कठिनाई से मिल पाती है। उसकी प्रारंभिक जानकारी और उसमें अपने आप ही ट्रेंड होकर के एक स्किल मैन पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है और वह छात्र आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक नया अभियान प्रारंभ किया गया है, एक नया अभिनव प्रयोग है। इस अभिनव प्रयोग के लिए भी मैं इन सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पहले चरण में हमने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लिए हैं, सेकेंड फेज में इसके परिणाम को देख करके हम लोग प्रयास करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा और स्वायत्त घोषित संस्थाओं को भी फिर हब एंड स्पोक मॉडल पर हम इसको जोड़ने का प्रयास करें। अभी हब एंड स्पोक मॉडल पे एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज को जिसमें लैब स्थापित होगी, उसको 3 अन्य संस्थाओं को जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इसको एडेड कॉलेजेस के साथ और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के साथ अगर जोड़ें, क्योंकि वहां पे सोर्स ऑफ इनकम कम होगी। अगर उसको भी हम इन सुविधाओं से जोड़ने का कार्य करेंगे तो एक बेहतर रिजल्ट हम प्रदेश भर के छात्रों को दे पाएंगे, क्योंकि अकेले हमारे पास 56 से लेकर 60 लाख बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा में अपीयर होते हैं। तो ये मान के चलिए कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इन छात्रों की संख्या, केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ही अगर हम छात्रों की संख्या को देखेंगे तो लगभग यह 1 करोड़ 20 लाख के आसपास होती है। 1 करोड़ 20 लाख छात्रों को तकनीकी उन्नयन की दृष्टि से हब एंड स्पोक मॉडल को हम इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। इसको हम पीपीपी मोड पर भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, अन्य संस्थाओं को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम इसको एक बेहतरीन मॉडल और प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाएंगे। यह एक अच्छा प्रयास आज यहाँ पर इस कार्य के माध्यम से हो रहा है। मैं ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए, ड्रीम लैब के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पर जिन छात्रों को सम्मानित किया गया है, मुझे अच्छा लगा। पिछले 8 वर्ष में हम माध्यमिक शिक्षा की और उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा की तकदीर और तस्वीर को बदलने में सफल हुए हैं। याद करिए 2017 के पहले बेसिक एजुकेशन लगभग बंदी की ओर जा रहा था। लगातार छात्र संख्या में गिरावट आ रही थी, लगातार आ रही थी। माध्यमिक शिक्षा नकल का एक अड्डा बन गई थी। लोगों ने नकल के नाम पर एक धंधा प्रारंभ कर दिया था, एक नया व्यवसाय शुरू हो गया था नकल का। उत्तर प्रदेश में निवेशक नहीं आते थे क्योंकि कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन हां 2 नए बिजनेस उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकारों ने खोले थे। एक नकल के नाम पर बाहर से थोक के भाव में लोगों को लाते थे, नकल के अड्डे संचालित होते थे। केवल वो फॉर्म भर लेता था, बाकी छात्रों को परीक्षा देने के लिए नहीं आना होता था, उनके नाम पे कोई और परीक्षा दे देता था।
रिजल्ट आता था और फिर अपना सर्टिफिकेट भी उसके घर तक पहुंचा देते थे और पैकेज एक तय हो जाता था। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। दूसरा, यहां पे व्यवसाय होता था ट्रांसफर पोस्टिंग में, पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग भी एक उद्योग था, इसके नाम पर भी पैसे लिए जाते थे। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दोनों प्रकार के अनाचार को रोक करके पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली को प्रदेश के अंदर अपनाया। आज उसका परिणाम है, हम भी कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं कि हमने उस कालखंड में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है जब नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी, नकल का नामो निशान नहीं था। आज सेंटर वही संस्था हो सकती है जिसके पास सीसीटीवी कैमरे होंगे, बाउंड्री वॉल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फर्नीचर होंगे, वहीं पर सेंटर होगा, अन्यथा सेंटर नहीं हो सकते। दूसरा, रिफॉर्म इसमें हुआ। रिफॉर्म किस रूप में हो सकते हैं? और रिफॉर्म दूसरा इसमें जो किया गया हुआ था कि परीक्षा 2 महीने 3 महीने नहीं चलेगी, परीक्षा 13-14 दिन मात्र के अंदर पूरी परीक्षा संपन्न हुई। 13-14 दिन के अंदर परीक्षा संपन्न। परीक्षा छात्रों को परेशान करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए। परीक्षा छात्रों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, उनका आकलन करने का माध्यम होनी चाहिए। उसमें एक प्रतिस्पर्धा का भाव हो, चुनौतियों से जूझने की एक ललक हो, इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और उस भाव को विकसित करने में ये कम दिनों की परीक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पहले पता लगता था 3 महीने परीक्षा चल रही है, 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, 3 महीने प्रवेश करने में लगते थे और बाकी बच गए 3 महीने, तो उसमें छुट्टियां भी तो होनी है, तो बाकी 3 महीने छुट्टी, तो पठन पाठन कब होता था? ये तो मुझे लगता है कि एमएलसी उमेश द्विवेदी ही बता सकते हैं। लेकिन ये भद्दा मजाक था देश की पीढ़ियों के साथ, और यही कारण था कि हमारा नौजवान पहचान के संकट से गुजर रहा। आप कहीं जाते थे, आप सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में आप प्रदेश के अंदर अपने कैरियर को बना रहे हैं जब पहचान का संकट नहीं था। आपसे ठीक पहले वाली पीढ़ी के सामने संकट आया था। वो कहीं जाता था, उसको इंटरव्यू की लाइन से हटा दिया जाता था, नाम सुन करके ही बाहर कर दिया जाता था, कह दिया जाता था कि नहीं साहब, नहीं आप अकेले नहीं। और उत्तर प्रदेश की पहचान तो ऐसी बना दी गई थी कि धर्मशाला के बाद थोड़ी होटल में भी लोग कमरा नहीं देते थे, किराए पे भी लोग नहीं देते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ये बीमारू राज्य से भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। हर एक क्षेत्र में 8 लाख से अधिक तो छात्रों को हम लोगों ने, अपने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है पारदर्शी तरीके से। अभी 15 को, परसों 15 जून को 60,244 पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ में ही आने वाले हैं। आप मुझे बताइए, 60,000 नौजवानों को एक साथ ही नियुक्ति पत्र मिलेगा और इसमें 60,000 में 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं। याद करिए, केवल 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती हुई हैं। मैं जब 1947 से 2017 के बीच 70 वर्षों का आंकड़ा देखता हूं तो कुल 10,000 बेटियां भर्ती हुई थी, और यहां एक ही बार में 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हो गई हैं। ये परिणाम दिखाता है कि सरकार में करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि परीक्षा छात्रों को परेशान करने की नीयत से नहीं, उसके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए, अपने आप को आकलन करने का माध्यम होनी चाहिए, चुनौतियों से जूझने का एक जज्बा उसके अंदर पैदा करने का माध्यम होनी चाहिए।
और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। मैं कहता हूं आजकल छुट्टियां होंगी, आप लोग थोड़ा एग्जाम वॉरियर पढ़िए, नहीं है तो मेरिटोरियस छात्रों को मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से कहूंगा कि हर बार मेरिटोरियस छात्रों को वो पुस्तक जरूर दिया करिए, या लाइब्रेरी में, विद्यालयों की लाइब्रेरी में उस पुस्तक को रखो। ये बच्चे पढ़े तो एग्जाम वॉरियर को, देखें तो एग्जाम वॉरियर को। जो महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री जी ने उसमें कही हैं, उनको हम थोड़ा भी अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो फिर जीवन की कोई चुनौती आपके सामने चुनौती नहीं रहेगी, आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। उस दिशा में हमें अपने आप को तैयार करना होगा। पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए, अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, माता पिता का भी सम्मान का भाव होना चाहिए, गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव भी होना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।